मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिटर्मिनेंट में कोई भी नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस है तो उसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग निकालेंगे ये देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि अगर आपका होमोजेनियस इक्वेशंस है तो वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं और उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। दूसरा, दो डिटर्मिनेंट को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो भी आज हम लोग सीखेंगे। और तीसरा, किसी भी डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। तो आज हम लोग आज का क्लास में तीन बात हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पांचवा पॉइंट में हेडिंग डाल दीजिए कंसिस्टेंसी ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कंसिस्टेंसी ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट डिग्री फर्स्ट में लिखिए इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, if delta not equal to zero, then given system of equations is consistent and it has unique, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वन सॉल्यूशन। पहले सारा पॉइंट लिख लीजिए, इसके बाद आपको समझाते हैं। सेकेंड पॉइंट में लिखिए इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो एंड एनी ऑफ डेल्टा वन कॉमा डेल्टा टू एंड डेल्टा थ्री इज नॉन जीरो, then given system of equations is inconsistent, and it will have no solution, थर्ड पॉइंट में लिखें इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो and all of delta 1 comma delta 2 and delta 3 are also zero, then given system of equations is consistent, and has infinitely many solution, सब लोग नोट कर लिए यहां तक? कोई ऐसे भी है जो नोट नहीं किए? इसको कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट कर लिए यहां तक? सबसे पहला काम देखिए आपको क्या करना है। कोई भी नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है और आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताइए क्या होगा, तो आपको क्या करना है, डेल्टा निकालना है। डेल्टा क्या होता है? x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट से हम लोग एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं। अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो नहीं आता है, पहला पॉइंट में क्या है, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, तो आगे आपको डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री निकालने का कोई जरूरत नहीं है।
आप वहीं पे लिख दीजिए कि हेंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। अगर आपका डेल्टा का वैल्यू 0 आता है तब फिर आगे बढ़िए, डेल्टा 1 निकालिए, डेल्टा का भी वैल्यू, डेल्टा 1 का भी वैल्यू अगर 0 आ जाता है तब फिर आगे बढ़िए। मतलब डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई भी एक अगर आपका नन 0 आता है, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई एक भी नन 0 आता है, जिस समय 0 नहीं आएगा वहीं पे रुक जाइए और लिखिए कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट में है कि डेल्टा निकाले 0 आ गया, डेल्टा 1 निकाले वो भी 0 आ गया, डेल्टा 2 निकाले वो भी 0 आ गया और डेल्टा 3 निकाले वो भी 0 आ गया। तब इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है सो कंसिस्टेंट है और उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अब इसको देखिए याद हम लोग कैसे रखेंगे, बहुत ही आसान है। आप ऐसे समझिए कि कहीं भी पूजा होता है, सरस्वती पूजा ही ले लीजिए, तो सरस्वती पूजा होता है तो हम लोग का मतलब अब तो हम बड़े हो गए, जनरली स्टूडेंट लाइफ में क्या आदत होता है, कहीं पूजा हो गया कंप्लीट और प्रसाद बट रहा है तो आप गए हाथ पसार दिए कि भैया मेरे को भी प्रसाद दे देना। भीड़ है, प्रसाद जहां पे वितरण हो रहा है वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है, तो आपको है सो लड्डू या बूंदिया मिल गया। अब आप आए खा लिए, उसके बाद क्या सोचते हैं, चलो दोबारा ट्राई करते हैं, कौन पहचानने वाला है। तो यहां पर देखिए क्या है कि शुरू में ही आप गए, आप प्रसाद मांगने गए और शुरू में ही आपको लड्डू नहीं मिला, तब आप क्या करेंगे? शुरू में ही आपको लड्डू नहीं मिला, बोला खत्म हो गया या भगा दिया, जा जाओ, ठीक है, तब आप क्या करेंगे? घर लौट जाएंगे। मतलब उसका एक ही सॉल्यूशन है, उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप घर लौट जाएंगे। समझ में आ रहा बात? लेकिन अगर आपको लड्डू मिला तब फिर क्या करते हैं? हाथ मुंह पोंछ कर करके फिर दोबारा हाथ पसार देते हैं। फिर आपको लड्डू मिल गया तब मन आपका बढ़ गया, ठीक है, अगला तो पहचाना नहीं। फिर जब आप तीसरा बार आप गए हाथ पसार दिए कि भैया फिर प्रसाद दो, तब आपको पहचान लिया। जब पहचान लिया तो बोले इधर आओ, तुम तो अभी 2 बार प्रसाद लेके भागा, तुम अभी 2 बार प्रसाद लेकर के यहां से गया, अब फिर तीसरा बार आ गया, अब आपको क्या करेगा? दुत्कार देगा नहीं, अब आपको क्या करेगा? बेइज्जत कर देगा। यानी कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, जब तक आपको बेइज्जत करके भगाएगा नहीं तब तक आप वहां से भागिएगा नहीं, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, यानी कि इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया? नो सॉल्यूशन। बताए थे ना कल रिजल्ट में कि अगर सॉल्यूशन आता है तो उसको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन नहीं आता है तो उसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। तो यहां पे क्या है? कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट। और तीसरा पॉइंट में क्या है? आप गए प्रसाद में हाथ फैलाए, आपको लड्डू मिल गया, फिर दोबारा गए फिर लड्डू मिल गया, तिवारा गए फिर लड्डू मिल गया, यानी कि लड्डू लड्डू। जितना टाइम्स आप जाते हैं उतना टाइम्स आपको लड्डू मिलता है, तो उसका इसको हम लोग बोलेंगे कि कंसिस्टेंट है और इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट। आप इनफाइनाइट टाइम्स आप हाथ पसारेंगे आपको लड्डू मिलेगा। याद रहेगा सब लोग को? सबसे शुरू में ही आपको लड्डू नहीं मिला, घर लौट जाइए, यानी कि उसका एक सॉल्यूशन। शुरू में आपको लड्डू मिला तब आप फिर दोबारा ट्राई कीजिए, जब तक कि आपको लड्डू नहीं मिलता है तब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। और गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या हो जाता है? इनकंसिस्टेंट। और लड्डुए लड्डू, लड्डुए लड्डू, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और गिवन सिस्टम क्या हो गया? कंसिस्टेंट। याद रहेगा? दिमाग में सेट हो गया सब लोग को? चलिए छठा पॉइंट, इससे फिर प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। छठा पॉइंट में लिखें, अगर आपका 3 इक्वेशंस और 2 वेरिएबल्स दिया हुआ है, 3 इक्वेशंस और 2 वेरिएबल्स दिया हुआ है, तब कब वो कंसिस्टेंट कहलाएगा? मतलब कब उसका सॉल्यूशन आएगा? तो हेडिंग डाल दीजिए छठा पॉइंट में, कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंस कंडीशन
conditions for consistency of consistency of three linear equations in two variables. Conditions for consistency of three linear equations in two variables. वेरिएबल्स कितना है? दो. इक्वेशंस कितना है? 3. कहता है कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट कब होगा, उसका कंडीशन. तो कहता है यहां पर देखिए, एक इक्वेशंस हम लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 और a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0. अब कहता है कि यहां पर देखिए वेरिएबल कितना है? x और y, दो ही वेरिएबल है और इक्वेशंस कितना है? 3 है. तो कह रहा है कि ये कंसिस्टेंट होगा, इज कंसिस्टेंट कब होगा? इफ कहता है कि x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म से एक डिटरमिनेंट बनाइए और उसका वैल्यू 0 आ जाए. याद रहेगा, 3 इक्वेशंस है और 2 वेरिएबल्स है. कहता है कि ये कंसिस्टेंट होगा, मतलब इसका सॉल्यूशन आएगा. कब आएगा? अगर आप x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म से एक डिटरमिनेंट बनाते हैं और उसका वैल्यू 0 आ जाता है, तो हम कहेंगे कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है? कंसिस्टेंट है और उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? 1. तो नीचे एक लाइन लिख लीजिए, यहां तक कर लिए. This is the required conditions. This is the required condition for. This is the required condition for consistency of. This is the required condition for consistency of three linear equations in two variables. For consistency of three linear equations in two variables. In two variables. Full stop. If such system of equations, if such system of equations, if such system of equations is, if such system of equations is consistent, then number of solution is 1. Then number of solution is 1. 3 equations 2 variables रहेगा, तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट कब कहेंगे? जब x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म से एक डिटरमिनेंट बनाते हैं और उस डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट है और उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? 1. चलिए अभी हम लोग ना 2 रिजल्ट पढ़े, अब इससे पहले क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 32 लिखिए. फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. x प्लस वाई इक्वल टू 2 है और 2x प्लस 2y इक्वल टू 7 है. आपसे पूछ रहा है कि इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताइए कितना होगा. ठीक है, तो आपको अभी पढ़ा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे? डेल्टा निकालेंगे. तो सॉल्यूशन में पहले लिखिए गिवन इक्वेशंस आर, गिवन इक्वेशंस आर x प्लस वाई इक्वल टू 2 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 7. यही आपका इक्वेशंस दिया हुआ है, ये आप लिख सकते हैं गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर. ठीक है, तो यहां पे इक्वेशंस आपका x प्लस वाई इक्वल टू 2 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 7. सबसे पहला काम क्या करेंगे? डेल्टा निकालेंगे. डेल्टा क्या होता है? x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट. x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे. y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे.
अब दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करने के लिए बताए थे। पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सब लोग को याद है ना। तो यहां पर जब आप इसका वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो अभी बताए थे लड्डू मिल गया, तब क्या करना है, रुकना है या फिर ट्राई करना है, फिर ट्राई करना है, नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, डेल्टा 1 निकालेंगे। अब डेल्टा 1 क्या होगा, x के कोफिशिएंट के जगह पे कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म मेरा क्या है, 2 और 7। तो यहां पे हम डेल्टा 1 जो डिटर्मिनेंट बनाएंगे उसमें x के कोफिशिएंट के जगह पे कांस्टेंट टर्म रखेंगे, और कांस्टेंट टर्म मेरा क्या है, 2 और 7। y का कोफिशिएंट एज यूजुअल हो जाएगा तो 1 और 2। अब इसको देखिए, यहां पे क्या हो गया, 2 इंटू 2 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 क्या आ गया, -3। अब आपका क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0, लड्डू नहीं मिला, क्या बताए थे। अब आप पहचान में आ गए, अब आपको क्या करेगा, बेइज्जत करेगा। मतलब जब तक आपको दुत्कारेगा नहीं, बेइज्जत नहीं करेगा, तब तक आप सुनिएगा नहीं, ये उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यही अभी रिजल्ट में बताया ना। हेंस इसका मतलब क्या हुआ, अब आगे हमको डेल्टा 2 निकालने का कोई जरूरत नहीं है। जिस समय लड्डू नहीं मिला वहीं पे आप रुक जाइए, आगे बढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि हेंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, हेंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, दैट इज इट हैज नो सॉल्यूशन, दैट इज इट हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया, तो 0 नीचे लिखना है तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 0, देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 0। तो रिजल्ट समझ में आया सब लोगों को। सबसे पहला काम हम क्या किए, डेल्टा निकाले, लड्डू मिला आगे बढ़े, जब तक लड्डू नहीं मिलता है तब तक आपको आगे निकालते चल जाना, मतलब जब तक लड्डू मिलेगा तब तक आगे बढ़ते जाना। जिस समय लड्डू नहीं मिला मतलब 0 नहीं आया, वहीं पे आप रुक जाइए। चलिए एक और क्वेश्चंस देखते हैं। यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, find the number of solutions of the following system of equations, find the number of solutions of the following system of equations, x plus y equal to 2, 2x plus 2y equal to 4, find the number of solutions of the following system of equations, x plus y equal to 2, 2x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब इसको देखिए सोल्व करते हैं, हमको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहला पॉइंट, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशंस आर, गिवन इक्वेशंस आर क्या क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 4। अभी हम आपको बताएं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा क्या होता है, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट से एक डिटर्मिनेंट हम लोग बनाते हैं। तो यहां पर x का कोफिशिएंट 1 है और 2 है, तो यहां पे लिखेंगे 1 और 2। y का कोफिशिएंट क्या है, यहां पर भी 1 है और यहां पे 2, तो यहां पे 1 और यहां पे 2। अब ये दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया। दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, पहले लेफ्ट से राइट ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 माइनस साइन के साथ राइट टू लेफ्ट ऊपर से नीचे, तो 2 माइनस 2 क्या आ गया, 0। नहीं तो आगे आपको फिर बढ़ना है, क्या करेंगे, डेल्टा 1 निकालेंगे। तो डेल्टा 1 फिर मेरा क्या होता है, डेल्टा 1 x के कोफिशिएंट के जगह पे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मेरा क्या है 2 और 4, तो यहां पे हम लिखेंगे 2 और यहां पे लिखेंगे 4। y के कोफिशिएंट के जगह पे एज यूजुअल, तो यहां पे 1 और यहां पे 2। अब इसको मल्टीप्लाई, देखिए इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 इंटू 2 4 माइनस 4, तो यहां पे लिखेंगे 4 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब 0 आ गया तो फिर क्या करेंगे, डेल्टा 2 भी निकालेंगे।
जीरो जब आ गया तो फिर डेल्टा टू निकालें। बताया था ना कि जब तक लड्डू मिलते रहेगा तब तक ट्राई आपको करते रहना है। तो डेल्टा टू अब हम यहां पे निकालेंगे। डेल्टा टू क्या होगा, y के कोफिशिएंट के जगह पे कांस्टेंट, यानी कि x का कोफिशिएंट एज यूजुअल हो गया तो 1 और 2, और y का कोफिशिएंट के जगह पे कांस्टेंट टर्म 2 और 4 रखेंगे, तो यहां पे 2 और यहां पे 4 हो गया। अब इसको जब आप करेंगे तो 4 माइनस 4 क्या गया, इक्वल टू 0। डेल्टा 3 तो निकालेंगे नहीं, दो ही इक्वेशन था, तो क्या हो गया, लड्डू लड्डू। अभी बताए थे जितना बार आप ट्राई मारे उतना लड्डू मिला, लड्डू लड्डू। क्या बताए थे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होता है, कंसिस्टेंट। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होता है, कंसिस्टेंट। तो इसको लिख लीजिए कि हेंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। हेंस given system of equations is consistent, and hence given system of equations is consistent and has infinite number of solutions, यही आपका आंसर हो गया। कंप्लीट कीजिए। सभी लोगों का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। पहला इक्वेशन लिखिए, x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 5। x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 5। सेकेंड में लिखिए 2x माइनस y प्लस 5z इक्वल टू 6। 2x माइनस y प्लस 5z इक्वल टू 6। और तीसरा में लिखिए 7x माइनस 2y, 7x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 0। आपको क्या कह रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, जो इक्वेशंस दिया हुआ रहता है उसको हम लोग लिख लेंगे। गिवन इक्वेशंस आर x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 5। x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 5, कॉमा 2x माइनस y प्लस 5z इक्वल टू 6 एंड 7x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 0। यही मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है। और कैसा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, नॉन होमोजेनियस। जितने भी अभी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं वो कैसा है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। ठीक है, देखिए यहां पर 5 है, यहां पे 6 है, तो ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो गया। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा मेरा क्या होगा, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट से एक डिटरमिनेंट बनाएंगे। तो यहां पर क्या है, x का कोफिशिएंट 1 2 7, तो यहां पे लिखेंगे 1 2 7। y का कोफिशिएंट क्या है, 2 माइनस 1 माइनस 2, 2 माइनस 1 माइनस 2। z का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 3 प्लस 5 1, तो माइनस 3 प्लस 5 1। ये मेरा डेल्टा हो गया। ये तो नंबर बहुत छोटा है, प्रॉपर्टी हम यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग। तो यहां पे जनरली आदत तब बन जाता है तो फर्स्ट रो के ये लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। अगर 0 रहता तो उसके लॉन्ग एक्सपेंड कर देते किसी भी रो या कॉलम में। तो फर्स्ट रो के लॉन्ग जब एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो का सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 1। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 1। अब 1 के पहले क्या होता है, प्लस साइन, तो यहां पे 1 लिखेंगे। 1 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दीजिए, क्या हो गया, तो यहां पे -1 और प्लस 10, तो क्या लिखेंगे, -1 प्लस 10। फिर इसके बाद क्या है, 2, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 2
बट 2 के पहले क्या होगा, प्लस माइनस, तो -2 लिखेंगे, तो यहां पे -2 हो गया। अब 2 जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दीजिए, क्या आ गया 2 -35, क्या आ गया 2 -35, ठीक है। अब इसके बाद क्या है -3, प्लस माइनस प्लस, तो -3 के पहले प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, तब क्या हो जाएगा -3। अब -3 जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दीजिए, क्या आ गया -4 प्लस 7, यहां पे -2 है, -4 प्लस 7, तो यहां पे क्या लिखेंगे -4 प्लस 7। बाकी तो कैलकुलेशन है, अब कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। कितना आ गया, यहां पे 9 आ गया, नहीं यहां पे क्या आ गया 9 आ गया, यहां पे कितना आ गया 66, देख लीजिए -33 आई इंटू 2, अब माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 66, और यहां पे कितना आ गया 3 और -3 कितना हो गया -9, ये +9 और -9 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 66। अब हमको ये आप लोग बताइए कि Δ1 निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, चैट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई कीजिए, Δ1 निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। हाँ सही, सभी लोगों का सही जवाब है Δ1 नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि डेल्टा जब हम निकाले तो शुरू में ही लड्डू नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0। आपको क्या बताया थे रिजल्ट में कि शुरू में ही आपको लड्डू नहीं मिला, तो उसका एक सॉल्यूशन है कि घर चले जाइए, नहीं उसका एक सॉल्यूशन है। तो जब शुरू में ही आपका 0 नहीं आया, तब आगे Δ1 Δ2 Δ3 निकालने का कोई जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे, हेंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। हेंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। यही आपका आंसर हो गया। कंप्लीट कीजिए। किन्हीं को कोई दिक्कत हो रहा है तो बताइए, इससे आसान हो ही नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of the following system of equations. Find the number of solutions of the following system of equations. पहला इक्वेशन लिखिए, x प्लस 4y इक्वल टू 9। सेकेंड में है 2x प्लस 8y इक्वल टू 18, और थर्ड में है y माइनस 2x इक्वल टू 0। अब एक देखिए यहां पे दो इंपॉर्टेंट वर्ड। सबसे पहला कि इक्वेशंस कितना है 3, वेरिएबल कितना है 2, पहली बात। दूसरा बात क्या है कि यहां पे देखिए पहले y लिखा हुआ है, बाद में माइनस 2x। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सिस्टमेटिक लिखेंगे ताकि कैलकुलेशन करने में गलती ना हो। और अभी बताए थे, अभी हम आपको क्या रिजल्ट में बताया छठा पॉइंट में, कि अगर आपका 3 इक्वेशंस और 2 वेरिएबल्स है वो कंसिस्टेंट होगा। कब, जब x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म से एक डिटरमिनेंट बनाएंगे, और उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आना चाहिए 0, और उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है 1। तो सबसे पहला काम सॉल्यूशन में लिखिए, गिवन इक्वेशंस आर, इक्वेशंस क्या क्या दिया हुआ है, x प्लस 4y इक्वल टू 9। दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2x प्लस 8y इक्वल टू 18, और यहां पे लिखेंगे माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 0, माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 0। अब डेल्टा निकालिए। चलिए सब लोग डेल्टा निकाल करके वैल्यू बताइए। डेल्टा क्या होगा, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। x का कोफिशिएंट क्या है 1 2 -2, तो यहां पर लिखेंगे 1
2 माइनस 2, y का कोफिशिएंट क्या है 4 8 1, तो 4 8 1, कांस्टेंट टर्म क्या है 9 18 0, तो 9 18 0, ठीक है 9 18 0। अब देखिए आप जल्दीबाजी में थोड़ा सा एक नजर देखिए, जल्दीबाजी में किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, यहां पर देख रहे हैं 0 है तो इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर देते, लेकिन यहां पर एक चीज और हम क्या देख रहे हैं कि सेकेंड रो में देखिए तो कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है सेकेंड रो में कुछ दिख रहा है सब लोग को, क्या दिखा 2 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे यहां पर 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो जब 2 कॉमन निकालिएगा तो जो डिटर्मिनेंट होगा R1 तो जैसे वैसे, यानी कि 149। अब यहां पे क्या हो गया 1, यहां पे क्या हो गया 4, और यहां पे क्या हो गया 9, समझ में आ रहा है? और R3 जैसे वैसे -2 1 0। अब आपको और दिख रहा होगा, अब क्या दिख रहा है R1 और R2 आइडेंटिकल हो गया। तो देखिए प्रॉपर्टी बताए थे ना कि प्रॉपर्टी जब हम लोग प्रॉब्लम में यूज करते हैं तो क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाता है। आप चाहे तो डायरेक्ट किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग आप एक्सपेंड कर करके वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन हम वो काम न किए, हम क्या किए प्रॉपर्टी यूज कर लिए। प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या यूज किए, सबसे पहला के कॉमन निकाल दिए, और दूसरा R1 और R2 क्या है आइडेंटिकल है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। याद है ना आपको क्या बताए थे कि किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहां पे 0 क्यों आया, बगल में लिख लीजिए here R1 and R2 are identical, here R1 and R2 are identical। अब मेरा सवाल यह है कि क्या डेल्टा का वैल्यू तो 0 आया, क्या डेल्टा 1 भी निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। डेल्टा का वैल्यू 0 आता था तब हम लोग डेल्टा 1 निकालते थे जब आपका 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल्स होता था। हम इसके लिए अलग से 6 पॉइंट में अभी तुरंत रिजल्ट बताए हैं कि 3 इक्वेशंस और 2 वेरिएबल्स होता है, तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है सो कंसिस्टेंट होगा कब, जब x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म से जो हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाए। तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया तो हम डायरेक्ट अब लिखेंगे कि hence given system of equations is consistent and it has unique solution, one solution उसका होगा। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिए, hence given system of equations, hence given system of equations is consistent, hence given system of equations is consistent and it has unique solution, hence given system of equations is consistent and it has unique solution। तो असाइनमेंट में इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है। अब सारे स्टूडेंट का जिम्मेवारी बनता है कि उस क्वेश्चंस को जाके कीजिए, जो नहीं बनेगा उसको फिर पूछिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने में हम आपको बताएं कि आपको क्या करना है, डेल्टा निकालना है। डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो वहीं पे आप रुक जाइए। डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकालने का कोई जरूरत नहीं है, सीधा लिख लीजिए कि हेंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, उसका एक सॉल्यूशन होता है। अगर आप डेल्टा निकालते हैं और 0 आ गया और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई एक नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट एंड इट हैज नो सॉल्यूशन। और लास्ट में लिखा है थे लड्डू लड्डू, यानी कि डेल्टा भी 0 आ गया और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सारा 0 आ गया, तब हम कहेंगे कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट, इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट 7 पॉइंट में लिखे प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स।
प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट, दो डिटर्मिनेंट है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है तो रो बाई रो भी कर सकते हैं, कॉलम बाई कॉलम कर सकते हैं, रो बाई कॉलम कर सकते हैं और कॉलम बाई रो कर सकते हैं। मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिसेस में जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रो को कॉलम से करते हैं। इसीलिए हम आपको बोलते भी हैं कि डिटर्मिनेंट में भी ना आदत बना लीजिए कि रो को कॉलम से ही करना है, लेकिन ऑप्शन है आपके पास, तो वो गलती आप मैट्रिसेस में न करें। इसीलिए डिटर्मिनेंट में भी जनरली हम आदत लगवा देते हैं कि रो को कॉलम से ही कीजिए। अब यहाँ पे दो डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से सीखिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट डेल्टा वन एक डिटर्मिनेंट है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, एंड डेल्टा टू एक दूसरा डिटर्मिनेंट है, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री गामा वन गामा टू और गामा थ्री। अब ये दोनों डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि देन डेल्टा वन इंटू डेल्टा टू, तो डेल्टा वन और डेल्टा टू यही है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। हम आपको क्या बोल रहे हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसका हम लोग फर्स्ट रो और इसका हम लोग फर्स्ट कॉलम लेंगे, ठीक है। दूसरा, लिखने में भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं होता है कि जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कहां पे लिखें। आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका जो पोजीशन है, उसका पोजीशन ये है ना, ये जो पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, ये पोजीशन किसका है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, ये पोजीशन किसका है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का। हम किसी स्टूडेंट से पूछते कि अच्छा जी बताइए नीचे में ये पोजीशन किसका है, तो तीसरा रो तीसरा कॉलम का, ये पोजीशन किसका है, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम का। समझ में आ रहा बात? यानी कि अब देखिए पहले सीखना है यहां पर क्या लिखाएगा, तो ये पोजीशन किसका है, पहला रो और पहला कॉलम का। तो पहला रो और पहला कॉलम से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको इसके साथ कीजिए, इसको इसके साथ कीजिए और इसको इसके साथ कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 अल्फा वन प्लस a2 बीटा वन प्लस a3 गामा वन। बोलिए क्या दिक्कत? अगर आप क्लास में होते तो किसी भी स्टूडेंट को हम खड़ा करके पूछते कि अच्छा जी बताइए यहां पर क्या होगा, तो उनको कैसे सोचना है, उनको ये सोचना है कि ये पोजीशन है किसका, तो ये पोजीशन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, a1 अल्फा थ्री प्लस फिर क्या हो जाएगा a2 बीटा थ्री प्लस फिर क्या हो जाएगा a3 गामा थ्री। देखिए कितना आसान है। किसी दूसरे स्टूडेंट को हम खड़ा कर करके यहां पर पूछते कि अच्छा बताइए ये यहां पर क्या होगा, अब उनका काम क्या होता, वो देखते कि ये पोजीशन है किसका, तो ये पोजीशन तीसरा रो और दूसरा कॉलम का है, तीसरा रो दूसरा कॉलम। अब देखिए ये तीसरा रो हो गया और ये दूसरा कॉलम हो गया। अब वो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यानी कि C1 यहां पर देखिए यहां पर क्या हो रहा है, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तो यहां पे क्या लिखेंगे C1 अल्फा टू, फिर क्या हो जाएगा C2 बीटा टू, फिर क्या हो जाएगा C3 गामा टू। बोलिए किन्हीं को दिक्कत हो रहा है, कैसे करते समझ में आ रहा है? अगर किसी स्टूडेंट से पूछते कि अच्छा यहां पे बताइए क्या होगा, तो ये पोजीशन किसका है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 अल्फा टू प्लस a2 बीटा टू प्लस a3 गामा टू, यही तो होगा।
घर पे थोड़ा सा ना एक बार प्रैक्टिस करना होगा, तब जाकर के होगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, नहीं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। अब देखिए फर्स्ट हम घेर इसलिए देते हैं ना कि थोड़ा सा दिक्कत ना हो, अब आप लोग को भी दिक्कत नहीं होगा देखने में। अब फर्स्ट रो वो फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखाएगा, A1 अल्फा 1, तो लिखेंगे A1 अल्फा 1। फिर क्या होगा, प्लस A2 बीटा 1, तो प्लस A2 बीटा 1। फिर क्या होगा, A3 गामा 1, तो यहां पे लिखेंगे प्लस A3 गामा 1। सबको समझ में आ रहा है? अब देखिए यहां पर क्या होगा, तो यहां पर ये पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो अब हम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा बोलिए, सब लोग बोलिए आप लोग, क्या होगा, A1 अल्फा 2 प्लस A2 बीटा 2 और प्लस A3 गामा 2। यहां पर क्या होगा, ये पोजीशन है किसका, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का। तो अब हम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का करेंगे, बोलिए सब लोग, बोलिए A1 अल्फा 3 प्लस A2 बीटा 3 प्लस A3 गामा 3। यहां पर क्या होगा, तो ये पोजीशन देखिए, ये पोजीशन किसका है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए बोलिए सब लोग, यहां पर B1 अल्फा 1 प्लस B2 बीटा 1 और प्लस B3 गामा 1। यहां पर क्या होगा, तो देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, B1 अल्फा 2, फिर क्या होगा B2 बीटा 2 प्लस B2 बीटा 2, फिर क्या लगेगा B3 गामा 2, तो प्लस B3 गामा 2। यहां पर क्या हो जाएगा, तो ये जो पोजीशन है आपका सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताइए आप लोग जल्दी से, क्या होगा, B1 अल्फा 3 प्लस B2 बीटा 3 प्लस B3 गामा 3। है आसान, मैट्रिसेस में जरूरत पड़ेगा, ध्यान रखें। अब हम क्या करेंगे, ये पोजीशन किसका है, ये पोजीशन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो अब हम थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर देखिए C1 अल्फा 1 प्लस C2 बीटा 1 प्लस C3 गामा 1। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये पोजीशन किसका, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम। अब यहां पे क्या हो गया, C1 अल्फा 2 प्लस C2 बीटा 2 प्लस C3 गामा 2। यहां पर क्या हो जाएगा, तो ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम C1 अल्फा 3 प्लस C2 बीटा 3 प्लस C3 गामा 3। तो ये हुआ दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट। दो डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये चीज हम आपको बताएं। ठीक है, तो ये हम कैसे मल्टीप्लाई किए, हम यहां पे कैसे मल्टीप्लाई किए हैं, तो रो बाई कॉलम। ठीक है, रो बाई कॉलम आप लिख लीजिए कॉपी में कि ये जो मल्टीप्लाई हुआ है कैसे हुआ है, रो बाई कॉलम। आप चारों मेथड से कर सकते हैं, कॉलम बाई रो भी कर सकते हैं, रो बाई रो भी कर सकते हैं, कॉलम बाई कॉलम कर सकते हैं। एक और हम बता देते हैं रो बाई रो मल्टीप्लाई करने के लिए, कि अगर हमको रो बाई रो मल्टीप्लाई करना होगा तो कैसे करेंगे। आप चाहें तो घर में कॉलम बाई कॉलम कर लीजिए, समझ में आ रहा है बस। तो यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लिए, बगल में जरूर लिख लीजिएगा कि रो बाई कॉलम ये मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, रो बाई रो मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो आप क्या कीजिएगा ना, कॉपी में और लिख लीजिएगा नीचे में ऐसे, ठीक है, और ठीक है, और उसको हम लोग क्या करेंगे, रो बाई रो, रो
बाई रो मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो और करके लिख लीजिएगा कि रो बाई रो मल्टीप्लाई अब हम करेंगे। तो ऊपर में तो ये लिखा ही हुआ है, ठीक है, ये भी लिखा ही हुआ है, तो बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा हम ये करते हैं। आप लोग भी उतारने में और करके रो बाई रो लिख करके और डायरेक्ट ये मल्टीप्लीकेशन लिखे, इसको बार बार लिखने का कोई जरूरत नहीं है। बोलिए आगे बढ़े। ठीक है, तो अब रो बाई रो हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक फिर दोबारा उतारने का जरूरत नहीं है, हम बताए ना क्या करना है। आप जो लिखे थे, ठीक है, उसके नीचे आप लिख लीजिए और फिर क्या लिखना है, रो बाई रो। ठीक है, अब देखिए, अब रो बाई रो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहला रो और पहला रो को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला रो को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहां पे क्या जाएगा, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3। बोलिए, रो को रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब फिर क्या करेंगे, पहला रो को दूसरा रो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला रो को दूसरा रो से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तब क्या होगा, a1 बीटा 1 प्लस a2 बीटा 2 प्लस a3 बीटा 3। एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे वहां पे तो हम बता दिए कि रो बाई कॉलम जब आप करते हैं तो पोजीशन देख लीजिए। यहां पर अब ये था कि पहला रो को दूसरा रो से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे कहां, यहां पर लिखेंगे या यहां पे लिखेंगे। तो आप रो वाइज भी लिख सकते हैं, कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं। क्यों, डिटरमिनेंट का एक रूल बताए थे कि रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सर उसमें तो आप बता दिए कि पोजीशन अपना देख लीजिए कि कहां पर किसका क्या पोजीशन है, वही मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहां पे जब आप रो बाई रो कर रहे हैं तो यहां पर लिखाएगा या नीचे इसके नीचे लिखाएगा। तो आप रो वाइज भी लिख सकते हो, कॉलम वाइज भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी है कि रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता है। अब यहां पे क्या करेंगे, पहला रो को तीसरा कॉलम से हम पहला रो को तीसरा रो से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला रो को तब क्या होगा, a1 बोलिए सब लोग, आप लोग, a1 गामा 1 प्लस a2 गामा 2 प्लस a3 गामा 3। अब यहां पर फिर हम क्या लिखेंगे, दूसरा रो को पहला कॉलम रो से, दूसरा रो को पहला रो से, तो यहां पर दूसरा रो को पहला रो से करेंगे। बताइए, b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 प्लस b3 अल्फा 3। अब क्या करेंगे, दूसरा रो को दूसरा रो से, तो यहां पे क्या होगा, b1 बीटा 1 प्लस b2 बीटा 2 प्लस b3 बीटा 3। अब क्या करेंगे, दूसरा रो को तीसरा रो से, तो b1 गामा 1 प्लस b2 गामा 2 प्लस b3 गामा 3। समझ में आ रहा है सब लोग को। अब इसके बाद फिर देखिए, तीसरा रो को फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, c1 अल्फा 1 प्लस c2 अल्फा 2 प्लस c3 अल्फा 3। यहां पर क्या होगा, तो तीसरा रो को दूसरा रो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो c1 बीटा 1 प्लस c2 बीटा 2 प्लस c3 बीटा 3। फिर इसके बाद क्या करेंगे, तीसरा रो को तीसरा रो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर क्या जाएगा, c1 गामा 1 प्लस c2 गामा 2 और प्लस c3 गामा 3। तो दो मेथड से हम आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बता दिए, रो बाई कॉलम और रो बाई रो। आप चाहें तो कॉलम बाई रो और कॉलम बाई कॉलम घर पे जाकर के कर सकते हैं रफ कॉपी में। हाँ, फेयर कॉपी में आपको कुछ नहीं करना, पहले ही बता दिया, फेयर कॉपी में जो हम यहाँ पे बता रहे क्लास में वही चीज सिर्फ लिखा हुआ होना चाहिए। आपको प्रॉब्लम बनाना है असाइनमेंट से या बुक से, तो उसके लिए दूसरा कॉपी बनाइएगा। ठीक है, चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया सब लोग का। तो दो डिटरमिनेंट को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये सबको समझ में आ गया। अब हम लोग सीखेंगे कि कोई भी डिटरमिनेंट दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। कोई भी डिटरमिनेंट अगर आपका दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, यहां तक जल्दी से कंप्लीट कीजिए।
सभी लोगों का कंप्लीट हो गया। चलिए 8 पॉइंट में लिखे डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स फर्स्ट में लिखे लेट डेल्टा एक्स है ना, डेल्टा नहीं, डेल्टा एक्स एक डिटरमिनेंट है एफ एक्स जी एक्स पी एक्स क्यू एक्स, ये दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। ध्यान से सीखना है। वेयर लिखे नीचे, वेयर एफ एक्स कॉमा जी एक्स कॉमा पी एक्स एंड क्यू एक्स आर फंक्शंस ऑफ एक्स, आर फंक्शंस ऑफ एक्स देन, आर फंक्शंस ऑफ एक्स देन। अब देखिए हमको डिफरेंशिएशन करना, इतना तो सब लोग जानते होंगे कि अगर आपका y लिखा हुआ है और y को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग लिखते हैं dy अपॉन dx। एक्चुअली में ये होता क्या है, y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो dy, और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो dx होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग इस तरह से लिखते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो गया 1। तो हम लोग फार्मूला मैथ में जनरली यूज कर लेते हैं कि x का जो डिफरेंशिएशन है x के रेस्पेक्ट में 1 होता है। बात समझ में आ गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, fx अगर दिया हुआ है और आपको कहा जाए कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है, तो fx का डिफरेंशिएशन जो होता है वो f डैश x होगा। fx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश x। ये नोटेशन है कि fx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, f डैश x। तो यहां पर हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डेल्टा x है, तो डेल्टा x का डिफरेंशिएशन हम यहां पे लिखेंगे डेल्टा डैश x, डेल्टा डैश x। ठीक है, डेल्टा का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, डेल्टा डैश x। अब दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और उसको डिफरेंशिएट करना बहुत ही आसान है। जैसे अब यहां पे जब हमको डिफरेंशिएट करना होगा तो आप रो वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। अब रो वाइज और कॉलम वाइज का मतलब क्या हुआ, पहला रो को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तब पहला रो को डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स और जी एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स, और दूसरा रो को छोड़ दीजिए तो पी एक्स और क्यू एक्स प्लस साइन के साथ। अब हम क्या करेंगे, पहला रो को छोड़ देंगे, तब पहला रो को छोड़ देंगे तो एफ एक्स जी एक्स, और दूसरा रो को डिफरेंशिएट करेंगे तब पी डैश एक्स और क्यू डैश एक्स। है आसान। दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट था, तब पहला रो को डिफरेंशिएट कीजिए, दूसरा को छोड़ दीजिए, अब प्लस पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा को डिफरेंशिएट कर दीजिए। या कॉलम वाइज जब आप करेंगे तब पहला कॉलम को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तब पहला कॉलम को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एफ डैश एक्स और पी डैश एक्स, और दूसरा कॉलम को आप छोड़ दीजिए यानी कि जी एक्स और क्यू एक्स प्लस फिर क्या करेंगे, पहला कॉलम को छोड़ दीजिए यानी कि एफ एक्स और पी एक्स, और दूसरा कॉलम को डिफरेंशिएट कर दीजिए जी डैश एक्स क्यू डैश एक्स। सबको समझ में आ गया। यानी कि आप डिफरेंशिएशन रो वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। दो, जल्दी से नोट कीजिए, दो ऑर्डर का अगर डिटरमिनेंट है तब पहला रो को डिफरेंशिएट कीजिए, दूसरा को छोड़ दीजिए, प्लस पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा को डिफरेंशिएट कर दीजिए। उसी को कॉलम वाइज भी आप कर सकते हैं कि पहला कॉलम को डिफरेंशिएट किए, दूसरा को छोड़ दिए, प्लस पहला को कॉलम को छोड़ दिए और दूसरा कॉलम को डिफरेंशिएट कर दिए। चलिए थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट में फिर हम लोग इसी तरह से देख लेते हैं एक बार। सेकंड में लिखिए, ये 8 पॉइंट का फर्स्ट था। अब सेकंड में लिखिए, लेट डेल्टा एक्स मेरा एक डिटरमिनेंट है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स पी एक्स क्यू एक्स
आर एक्स, एल एक्स, एम एक्स, एन एक्स। अब ये कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया, नोट कीजिए, कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि डेल्टा डैश एक्स निकालना है। तब क्या करेंगे, पहले सुन लीजिए तब लिखिएगा। पहला रो को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा तीसरा को छोड़ देंगे, प्लस पहला और तीसरा को छोड़ देंगे, दूसरा को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस फिर पहला और दूसरा को छोड़ देंगे और तीसरा को डिफरेंशिएट करेंगे। है आसान, सब लोग से हो जाएगा। लिखिए, अब यहां पे क्या होगा, पहला रो को डिफरेंशिएट कीजिए, बोलिए क्या लिखें, एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, और दूसरा रो और तीसरा रो को छोड़ दीजिए, यानी कि पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, एल एक्स, एम एक्स, एन एक्स। बीच में क्या करेंगे, प्लस साइन देंगे। फिर क्या होगा, पहला रो को छोड़ देंगे तो एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, दूसरा रो को डिफरेंशिएट करेंगे तो पी डैश एक्स, क्यू डैश एक्स, आर डैश एक्स, और तीसरा को फिर छोड़ देंगे तो एल एक्स, एम एक्स, एन एक्स, फिर प्लस। अब क्या होगा, पहला और दूसरा रो को छोड़ देंगे और तीसरा को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, और यहां पे क्या हो जाएगा, एल डैश एक्स, एम डैश एक्स और एन डैश एक्स। कितना आसान है। कोई भी नोट कीजिए, कोई भी डिटर्मिनेंट आपका थर्ड ऑर्डर का दिया हुआ है और उसको डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहला काम क्या करना है, पहला रो को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा और तीसरा को छोड़ देंगे, प्लस दूसरा में क्या करेंगे, दूसरा रो को डिफरेंशिएट करेंगे और पहला और तीसरा को छोड़ देंगे, प्लस तीसरा में क्या करेंगे, पहला और दूसरा को छोड़ देंगे और तीसरा को डिफरेंशिएट करेंगे। यही तो कॉलम वाइज होगा। अब कॉलम वाइज हम नहीं लिखा रहे, कॉपी सिर्फ भरने से कोई फायदा, थोड़ा दिमाग में भी सेट कर लीजिए। स्टूडेंट जो है मैसेज किए कि क्रेमर्स रूल में डायरेक्ट आप प्रॉब्लम ही बता दिए, क्रेमर्स रूल कैसे आया, कहां से आया। तो क्रेमर्स रूल से प्रॉब्लम कैसे बनता है वो हम आपको सोल्व कर दिए। अगर चाहिए कि हाँ क्या है, कहां से आया, कैसे आया, ठीक है हम बता देंगे, कोई दिक्कत ऐसा है नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा क्रेमर्स रूल कहां से आया, लेकिन उसका कोई जरूरत नहीं था, इसीलिए हम डायरेक्ट प्रॉब्लम से ही हम स्टार्ट कर दिए। आपको मेन काम था क्रेमर्स रूल से डिटर्मिनेंट मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये मेरा बताना मकसद था। यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए एक क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 लिखिए, इफ एफ एक्स इक्वल टू, एक डिटर्मिनेंट है एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। प्रूव दैट एफ डैश एक्स है, देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी हम आपको क्या बताए कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहां पर इस डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन में लिखिए, गिवन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। देन अब एफ डैश एक्स हम लोग निकालेंगे। एफ डैश एक्स का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 ऑर्डर का, पहले इसको नोट कीजिए, तो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट में हम आपको क्या बताए, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कीजिए और सेकेंड थर्ड को छोड़ दीजिए। तो फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे तो ए और बी सब क्या है, कांस्टेंट है। तो x का डिफरेंशिएशन x के टर्म में 1 होता है और ए स्क्वायर का 0 हो गया। तो यहां पर हम जो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे क्या होगा 1, और ए बी का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म है तो 0, ए सी का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म है तो 0,
R2 और R3 को एज यूजुअल छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, AB x प्लस बी स्क्वायर BC, AC BC x प्लस C स्क्वायर, बीच में क्या देते थे, प्लस। फिर क्या बताए थे, R2 को डिफरेंशिएट कीजिए, R1 और R3 को छोड़ दीजिए। तो R1 मेरा क्या है, x प्लस ए स्क्वायर AB AC, यहां पर AB का डिफरेंशिएशन 0, यहां पर x का 1 और b स्क्वायर का 0 यानी कि 1, और BC का डिफरेंशिएशन 0, और R3 को फिर छोड़ दीजिए, तो AC BC x प्लस C स्क्वायर, प्लस फिर क्या करेंगे, R3 को डिफरेंशिएट करेंगे, R1 और R2 को छोड़ दीजिए, तो R1 और R2 क्या है, x प्लस ए स्क्वायर AB AC, फिर यहां पे क्या हो गया, AB x प्लस बी स्क्वायर और BC, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे 0, इस BC का 0, और यहां पर फिर देखिए C स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और x का 1, तो यहां पे 1 आ गया। यहां तक सब लोग को समझ में आ रहा है। अब इसको हम एक्सपैंड करेंगे, तो एक्सपैंड करेंगे तो R1 में मेरा देखिए 2 जीरो आया हुआ है, तो इसी के अलोंग एक्सपैंड करते हैं। तो इसके अलोंग जब एक्सपैंड करेंगे तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और 1 के पहले क्या होगा, प्लस साइन, तो 1 ही लिखेंगे। फिर क्या बताए थे, 1 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दीजिए, क्या दिख रहा है, x प्लस बी स्क्वायर, x प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर। अब माइनस साइन के साथ इसको करेंगे तब BC BC बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। इसका हो गया कैलकुलेशन, क्योंकि 0 इंटू इधर तो सब 0 ही है। अब देखिए इसको जब हमको एक्सपेंड करना होगा तो R2 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। पूछेगा कि क्यों, तो यहां पर है सो 2 जीरो है, तो इसके अलोंग एक्सपेंड कीजिए। अब R2 में जो एलिमेंट है वो क्या है, 1, 1 के पहले प्लस या माइनस, तो देखिए प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस 1 लिख दिए। अब 1 जिस रो जिस कॉलम में है ढक दीजिए, तो क्या दिख रहा है, x प्लस एक स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब तीसरा डिटरमिनेंट को जब एक्सपैंड करेंगे तो तीसरे रो के लॉन्ग एक्सपैंड कर दीजिए, बीच में प्लस है प्लस दे दिए, और तीसरा रो के लॉन्ग एक्सपैंड कीजिए। तीसरा रो के जब लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 1, और 1 के पहले प्लस या माइनस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस हो गया। अब 1 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दीजिए, क्या दिख रहा है, x प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। समझ में आया। कैलकुलेशन ना खुद से कीजिए तो ज्यादा सीखेगा, ये बात हम बार बार बोल रहे हैं। नोट करते रहिएगा देख देख करके, तो कुछ आपको पल्ले नहीं पड़ने जा रहा। सिखाना मेरा काम है, प्रैक्टिस तो आपको करना, तो कैलकुलेशन है ना, आप खुद से करो। अब देखिए अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए तो क्या होगा, x को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x स्क्वायर, फिर x को c स्क्वायर से करेंगे तो प्लस एक्स सी स्क्वायर, x को b स्क्वायर से करेंगे तो x b स्क्वायर, अब b स्क्वायर c स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को c से करेंगे तो x c स्क्वायर, a स्क्वायर x, ठीक है। फिर यहाँ पर a स्क्वायर सी स्क्वायर, अब माइनस है फिर a स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर इसको करेंगे तो x इंटू एक्स ए स्क्वायर, ठीक है। फिर x को b से करेंगे तो x b स्क्वायर, और फिर x को a से करेंगे तो x a स्क्वायर, और फिर इसको करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। अब तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर b स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर a स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस और माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या बचा, देखिए तो यहाँ पर आपके पास जो बचा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तीनों को मिला करके हम 3x स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहां पर हो गया 3x स्क्वायर। इसके बाद देखिए x जो है इसमें भी है, इसमें भी है,
सारे में है सो आपका x है। देखिए तो x हम कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस x है सो कॉमन ले लिए। अब x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टू टाइम्स आया है। देखिए यहाँ भी सी स्क्वायर है, यहाँ भी सी स्क्वायर है, यहाँ पर बी स्क्वायर है, यहाँ पर बी स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ पर भी ए स्क्वायर है। तो सारा है सो कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है। तो 2 हम बाहर कर देंगे, ठीक है, ठीक है, 2 को हम बाहर कर देंगे तब क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस 2x इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही तो आपको प्रूफ करना था। देखिए तो यही ना आपको प्रूफ करना है, 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही है सो आपका प्रूफ होगा। तो डिटरमिनेंट को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते ये समझ में आया। एक क्वेश्चन जो है ना एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है चैप्टर 5 का मिसलेनियस में, उसको भी हम कर ही लेते हैं, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 लिखिए। रिजल्ट सारा खत्म हो गया, एक सिर्फ और बच गया है कि डिटरमिनेंट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो वहां पे आप 11th में पढ़े होंगे कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो वहां पे जो फॉर्मूला बताया गया होगा वो डिटरमिनेंट से भी बताया गया होगा, ठीक है। दूसरा 3 पॉइंट्स है सो कोलिनियर है, तो हम लोग क्या करते थे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख करके उसका वैल्यू 0 निकाल देते थे, तो कहते थे कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो एक रिजल्ट और बच गया, बाकी सारा रिजल्ट सारा खत्म हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 लिखिए। इफ y इक्वल टू, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है चैप्टर 5 का मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन लिखिए। इफ y इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन ए बी सी, प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू है एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी। ये आपको प्रूव करना है। और dy अपॉन dx है, अभी बताए थे ना, y को डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो dy अपॉन dx लिखते हैं। तो हमको डिफरेंशिएशन करना है किसका, इस डिटरमिनेंट का। चलिए लिखिए क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन गिवन मेरा दिया हुआ है y इक्वल टू दिस, y इक्वल टू ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, देयरफॉर dy अपॉन dx निकालने जा रहे हैं। और dy अपॉन dx निकालने के लिए क्या बताया, 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है ना, तो क्या करते हैं, पहला रो को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा और तीसरा को छोड़ देंगे, फिर दूसरा रो को डिफरेंशिएट करेंगे, पहला तीसरा को छोड़ देंगे, फिर तीसरा रो को डिफरेंशिएट करेंगे और पहला दूसरा को छोड़ देंगे। करते हैं। पहला रो को जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, जी एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स, एच एक्स का डिफरेंशिएशन एच डैश एक्स, ठीक है। और दूसरा तीसरा को छोड़ देंगे, यानी कि एल एम एन ए बी सी प्लस, अब फिर क्या करेंगे, पहला को छोड़ देंगे, तो पहला छोड़ देंगे एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, दूसरा रो को डिफरेंशिएट करेंगे। एल एम एन है क्या, कांस्टेंट, तो एल का डिफरेंशिएशन 0, एम का डिफरेंशिएशन 0, एन का डिफरेंशिएशन 0, और तीसरा को फिर छोड़ देंगे, यानी कि ए बी सी। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, प्लस, अब R1 और R2 को छोड़ देंगे, पहला रो और दूसरा रो को छोड़ देंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन, और तीसरा रो को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एबीसी क्या है, कांस्टेंट, तो ए का डिफरेंशिएशन 0, बी का डिफरेंशिएशन 0 और सी का डिफरेंशिएशन 0। प्रॉपर्टी पढ़े हैं ना, कि आपको बता चुके हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट का एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो जाता है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है।
यानी कि इस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 और इस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0, तो यही तो बच गया और यही तो आपको लाना था। कितना आसान है, समझ में आ रहा है सब लोग को? यानी कि यहां पे हम लिखेंगे कि इक्वल टू जो है यही आपका रह गया, और इसका क्या हो गया +0, और इसका क्या हो गया +0। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इक्वल टू यही डिटर्मिनेंट आ गया, यही आपको प्रूव करना था। तो कोई भी डिटर्मिनेंट जो है थर्ड ऑर्डर का हो या सेकेंड ऑर्डर का, उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते, सभी लोगों को समझ में आ गया। तो रिजल्ट भी आपका करीब करीब खत्म हो गया, एक बच रहा। आज यहीं तक रहने दीजिए। चलिए इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।